जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका 3 मई 2020 के करंट अफेयर्स में। चलिए बिना कोई देरी गवाए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 राहत कार्यक्रम में चकमा और हाजोंग को शामिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको पता ही होगा कि कोविड-19 के लिए राहत पैकेज दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है। इसके अंदर जो चकमा और हाजोंग कम्युनिटी, जो चकमा और हाजोंग समुदाय थे, उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि जो विकास मंत्रालय है पूर्वोत्तर क्षेत्र का, उसने 1 मई 2020 को अरुणाचल प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया है कि कोविड-19 राहत कार्यक्रम में हजोंग और चकमा समुदायों को भी शामिल किया जाए, यानी उनको भी राशन प्रोवाइड कराया जाए, उनको भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अब ये चकमा और हजोंग समुदाय है क्या? चकमा और हजोंग समुदाय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुका है, कि ये प्रवासी थे। ये भारत में आ गए थे कब? 1964 में। और लगभग 1 लाख से अधिक चकमा और हाजोंग शरणार्थी जो भारत में रह रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारे क्षेत्र में भी रह रहे हैं, जिसमें से लगभग 15,000 तो चकमा हैं और 2,000 हाजोंग समुदाय के हैं। इसमें चकमा जो हैं वो रिलीजन से बौद्ध हैं और जो हजोंग है ये रिलीजन से हिंदू हैं। जब भारत का विभाजन हुआ था तो उसके अंदर मुस्लिमों द्वारा नॉन मुस्लिमों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था। तो ये पूरी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका है, वहाँ पे जो कट्टरवादी मुस्लिम थे, उनको ये उनके द्वारा ये सताए गए थे, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम थे। मतलब मुस्लिम नॉन मुस्लिम को सता रहे थे, जिसके अंदर ये चकमा यानी जो बौद्ध थे, और जो ये हमारे पास हजोंग हैं, ये हिंदू थे। ये लोग सब क्या हुआ, ये लोग कहाँ पर आ गए? इन्होंने माइग्रेट कर लिया इंडिया में। ये इंडिया में माइग्रेट करके आ गए। जब ये इंडिया में माइग्रेट करके आ गए तो अब समस्या क्या आई कि ना तो इनको नागरिकता मिली, ना ही इनके पास राशन कार्ड है। अब कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनको खाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। शिविर के अंदर जो है उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत लाभ मिल पा रहा है, लेकिन जो शिविर से बाहर है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है, एक इसका इनका रीज़न एक ये था। दूसरा रीज़न क्या था कि 1960 के दशक में वहाँ पर जो नदी है, कर्णफुली नदी के बारे में बताएंगे। कर्णफुली नदी के पास कपेटाई बांध के निर्माण के कारण भी जो इनकी गांव बस्तियां थी वो डूबने लगी थी। तो इस वजह से ये लोग माइग्रेट करके इंडिया में आ गए थे। ना तो इनके पास नागरिकता है, ना ही इनके पास भूमि का अधिकार है। हालांकि जो इन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कर्णफुली नदी की। जो कर्णाफुली नदी या कर्णफुली नदी है, ये चटगांव पहाड़ियों में सबसे बड़ी नदी है। यह नदी निकलती कहाँ से है? मिजोरम से। मिजोरम से निकलते निकलते बांग्लादेश में बहती है, और फिर बांग्लादेश से बहते बहते कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। इसकी सहायक नदियाँ आप याद कर लीजिएगा, क्वारपुई है, फिरांगू, थुईचावंग, इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आपको आशा करते समझ में आ गया होगा ये वाला आर्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आर्टिकल जीआई टैग को लेकर है। जीआई टैग अभी हाल ही में आपको पता होगा 3 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया था। अब उसमें कश्मीरी केसर को भी जोड़ दिया गया है। जीआई टैग के लिए क्या है, हमारे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। कश्मीर घाटी में जो केसर की खेती है उसको भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। इससे पहले गोरखपुर की टेराकोटा को, कोविलपट्टी की कदलाई मितई को, और मणिपुर के काले चावल, जिसे क्या कहते हैं इसका नाम आप कमेंट में बताइएगा। इसका हमने कल वीडियो बनाई थी इसके बारे में। इसका दूसरा नाम जो है चा से शुरू होता है, वो बताइएगा। तो इनको मिला ही था इन 3 को। अब 4 यानी कश्मीरी केसर को भी ये जीआई टैग दिया जा चुका है। अब कश्मीरी केसर की थोड़ी बात कर लेते हैं। कश्मीरी जो केसर है, कश्मीर में उगाया जाने वाला केसर लंबा होता है, मोटा होता है और गहरे लाल रंग का होता है। इसका लाल रंग क्यों होता है और इसके अंदर थोड़ी कड़वाहट क्यों होती है वो भी बताएंगे। इसमें काफ़ी सुगंध होती है और इसे किसी भी रसायन को जोड़े बिना संसाधित किया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब इसके अंदर केसर का जो अद्वितीय रंग है वो किसकी वजह से होता है? क्रोसिन की उच्च मात्रा की वजह से। और इसमें जो कड़वाहट होती है, थोड़ी हल्का कड़वाहटपना होता है इसके अंदर, अगर आपने कभी खाया हो कश्मीर का केसर, तो इसमें पिक्रोक्रोसिन की वजह से ये थोड़ी कड़वाहट लिए हुए होती है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता आपने देख ली है। कश्मीरी केसर दुनिया की एकमात्र ऐसी केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। ठीक है। कश्मीरी केसर एक विश्व प्रसिद्ध मसाला है
और कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है, पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। दरअसल ये जो केसर है 3 प्रकार में उपलब्ध होती है। इसके 3 प्रकार है। एक तो है इसका लच्छा केसर। लच्छा केसर किस तरह का होता है, जो कि फूल से अलग होता है और प्रसंकरण के बिना सूख जाता है। दूसरा कौन सा है इसका प्रकार, मोंगरा केसर, जिसे फूल से अलग किया जाता है और पारंपरिक रूप से सुखाया जाता है और उसके बाद इसको संसाधित किया जाता है। फिर तीसरा जो इसका प्रकार है वो कौन सा है, गुच्ची केसर। गुच्ची केसर किस तरह का होता है, सूखे और एयरटाइट कंटेनर में इसको पैक करके बेचा जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये होता है गुच्छी केसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा किससे रिलेटेड है, पर्यावरण मंत्रालय से। पर्यावरण मंत्रालय ने क्या काम किया है, अभी आपको पता होगा कि एक प्रपोजल चल रहा है कि जो पुरानी हमारी ओवल शेप्ड पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट की बजाय एक नई ट्राइगोनल शेप पार्लियामेंट यानी संसद भवन बनाया जाए। इसको लेके जो पर्यावरण मंत्रालय है, क्योंकि पेड़ वगैरह काटे जाने हैं और पुरानी कुछ बिल्डिंग्स को ध्वस्त भी किया जाना है, तो उसने इसको क्लियरेंस दे दी है आज। ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्लियरेंस के बाद 2 मई 2020 को जो विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति है उसने 922 करोड़ रुपए में जो नए संसद भवन बनना है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल विस्ता कमेटी ने भी नई योजना को मंजूरी दी है। अभी सेंट्रल विस्ता क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। इन्होंने भी नई योजना, यानी दोनों योजना हो गई, एक संसद भवन वाली और एक ये सेंट्रल विस्ता कमेटी ने जिसको मंजूरी दी है। दरअसल था क्या, हमने बताया था पेड़ों की कटाई और इससे संबंधित पर्यावरण संबंधित चिंताओं का मामला लंबित था। कहाँ पर, उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी लंबित था और साथ में पर्यावरण मंत्रालय के अंदर भी अटका हुआ था। हालांकि शीर्ष अदालत ने हाल ही में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, जो ये वाली परियोजना स्टार्ट की गई थी, इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, यानी उन्होंने इस पर रोक नहीं लगाई थी। कोविड-19 संकट के बीच जो CPWD है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, उस परियोजना को समर्थन दे रहा है, यानी वो कह रहे हैं कि ये बन जाना चाहिए। इनका मानना क्या है, इनका मानना है CPWD का कि संसद भवन जो वर्तमान में है, इसका निर्माण 93 साल पहले किया गया था। इस वजह से बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हो चुकी है और नई बिल्डिंग बनना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हो चला है। अब ये केंद्रीय विस्ता पुनर्विकास परियोजना, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है क्या, एक तो इनको त्रिकोणीय संसद भवन बनाना है। दूसरा, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का जो 3 किलोमीटर लंबा राजपथ है, इसकी रिपेयरिंग होनी है। तो इनके ये लक्ष्य हो गए। अब सेंट्रल विस्ता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रल विस्ता क्या है, सेंट्रल विस्ता में संसद भवन आता है, राष्ट्रपति भवन आता है, इंडिया गेट आता है और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आते हैं सचिवालय के, और नेशनल आर्काइव्स आता है। ये सेंट्रल विस्ता के अंतर्गत आता है। अब इनको डिज़ाइन किस किसने किया था, जो संसद भवन वर्तमान में है इसको लुटियंस और बेकर द्वारा संयुक्त रूप से डिज़ाइन किया गया था। जो आज का राष्ट्रपति भवन है इसको एडविन लुटियंस द्वारा डिज़ाइन किया गया था और जो सचिवालय के अंदर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हैं इसको हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अब क्या है, बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग्स जो है ध्वस्तीकरण होगा, तो कई हिस्टोरियंस जो है इसको लेके थोड़ी चिंतित भी हैं और विरोध भी जता रहे हैं। अब ये योजना, इसका लक्ष्य क्या है, 2022 तक इसका पूरा करने का लक्ष्य है। जो नई बिल्डिंग्स बनेगी उनके अंदर जो है अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था होगी, यानी उनके अंदर जो गाड़ियां हैं, जो कार्स हैं, वो नीचे तक जाएंगे। साथ ही उनके अंदर मेट्रो कनेक्टिविटी भी होगी, नया संसद भवन होगा और उसके लिए अलग से डेडिकेटेड मेट्रो स्टेशन भी बनेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 5 और राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश जो जोड़े गए हैं उसको लेकर है। दरअसल क्या है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रवासी श्रमिक हैं जो इधर से जाते हैं और दूसरे राज्यों के अंदर जॉब करते हैं, वहाँ पे अपना श्रमदान करते हैं। तो इस कारण क्या है, अब लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ पर रुके रह गए, फंसे रह गए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद हो गया। इस वजह से उनको राशन वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए क्या व्यवस्था की गई, इसलिए व्यवस्था की गई वन नेशन वन राशन कार्ड की, यानी एक राशन कार्ड से नेशन यानी पूरे देश के अंदर कहीं पर भी राशन लिया जा सके। अब इसके अंदर टोटल 17 राज्य हो गए हैं, 12 पहले थे प्लस 5 अब हो गए हैं। तो टोटल इसके अंदर 17 राज्य जोड़ दिए गए हैं। धीरे धीरे पूरे देश को इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत अच्छी योजना है। 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 राज्यों को और जोड़ दिया है। 5 राज्य जो जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं, पंजाब है, हमारा यूपी है, बिहार है, दादरा व नगर हवेली है, दमन व दीव है और
HP यानी हिमाचल प्रदेश है, इनको जोड़ दिया गया है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़ा जाना है, ये पूरा लक्ष्य रखा गया है। पहले से ही इस क्लस्टर में 12 राज्य हैं। 12 राज्य कौन कौन से हैं इनको आप देख लीजिएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य राशन कार्डों की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना। यानी यदि कोई एक स्टेट के अंदर है, उसके बाद वो दूसरे स्टेट में काम कर रहा है, यहाँ पे प्रवास कर रहा है, तो वहाँ पर भी उसको राशन मिल सके। अब और क्या क्या है? यह योजना PDS सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए भी उपयोगी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए यह प्रणाली अत्यधिक उपयोगी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में लगभग 37% आबादी जो है वो प्रवासी मजदूरों की है, ये बहुत बड़ा तबका है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की। दरअसल क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 81 करोड़ लोग जो हैं वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया है? भारत सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्गों अर्थात अंत्योदय परिवारों को इससे कवर कर रही है, उन तक खाना पहुंच सके, उन तक राशन पहुंच सके। इन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न इस योजना के अंतर्गत मिलता है। इसके साथ साथ डिपो ऑनलाइन सिस्टम भी देख लेते हैं। डिपो ऑनलाइन सिस्टम क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एकीकृत करने की एक योजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इनाम को लेकर है। इनाम में 200 नई मंडियां जो हैं एकीकृत कर दी गई हैं, यानी जोड़ दी गई हैं। 1 मई 2020 को इसमें 200 मंडियों को जोड़ा गया है और ये मंडियां 7 अलग अलग राज्यों से हैं। इसमें कौन कौन सी मंडियां हैं? उड़ीसा की है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों से है। इसके साथ अब क्या हो गया, टोटल संख्या कितनी हो गई है? 785। इससे पहले 585 जो है मंडियां इससे इनाम से जुड़ी हुई थी, अब 200 और जुड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एक स्पेशल फीचर और है, ये भी इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। पहली बार कर्नाटक राज्य से एक मंडी को इनाम प्लेटफॉर्म में जोड़ा गया, यानी कर्नाटक राज्य से भी एक मंडी जोड़ी गई है। इसमें कर्नाटक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें इनाम को किससे जोड़ा गया है? राष्ट्रीय ई मार्केट सेवा के साथ भी एकीकृत किया गया है। यह पहली बार है जब भारत में कृषि वस्तुओं के 2 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया गया है। इससे क्या होगा? इससे अंतर्राज्यीय व्यापार विकास में बहुत सहायता मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। अब इनाम को देख लेते हैं। इनाम का प्रबंधन छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम, जिसको SFAC कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। यानी इसको कौन मैनेज करता है? इनाम को SFAC मैनेज करती है। यह सभी APM से संबंधित गतिविधियों के लिए एकल सेवा प्रदान करती है। वर्तमान में क्या है? व्यापार के लिए ई नाम के तहत 450 से अधिक APMC सूचीबद्ध है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है, जो राज्य की मंडियों से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, इनाम के कार्य देख लेते हैं। वस्तुओं और व्यापार की जानकारी प्रदान करता है इनाम। यह मंच कैशलेस लेन देन प्रदान करता है। यह मृदा परीक्षण तक पहुंच प्रदान कराता है। किसानों को छटाई और पैकिंग के लिए प्रारंभिक सुविधाएं भी ये प्रदान करता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इसमें किसान सभा ऐप का CSIR ने विकास किया है। किसान सभा ऐप का अब ये क्या है, इसको देख लेते हैं। 1 मई 2020 को CSIR-CRRI ने, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है किसान सभा। इस एप्लीकेशन को किसानों को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से सीधा जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि वो अपने माल की ढुलाई कर सके और आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंचा सके। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना है और उनका जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करना है। आगे देख लेते हैं इससे क्या बेनिफिट है। जो मध्यस्थ हैं, जो बीच में दलाल होते हैं, उनके हस्तक्षेप को ये कम करता है और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ किसानों को जोड़ देता है। इसलिए उनको अपना सर्वोत्तम बाजार दर प्राप्त कर सकते हैं अपनी फसलों के लिए, मतलब उन्हें अच्छा मूल्य मिल सकता है। इस एप्लीकेशन का कार्य देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टरों और किसानों को ये जोड़ता है। यह सेवा प्रदाताओं, मंडी डीलरों और ऑनलाइन स्टोर, खुदरा दुकानों और संस्थागत खरीदारों जैसे अन्य ग्राहकों की भी मदद ये करता है। यह पोर्टल कृषि से जुड़ी प्रत्येक इकाई के लिए सिंगल स्टॉप के रूप में भी कार्य करता है। इससे जो भी किसान से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म ये उपलब्ध कराता है, वहाँ से सारी चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। किसानों और ट्रांसपोर्टरों के अलावा यह एप्लीकेशन उन डीलरों के लिए भी सहायक है जो कीटनाशक और उर्वरक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यानी जो इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको भी ये हेल्प प्रोवाइड
कराता है। इसके अंदर टोटल 6 मॉड्यूल हैं, जिसमें मंडी डीलर, किसान, ट्रांसपोर्टर, सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर और मंडी बोर्ड के सदस्य शामिल हैं। इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने से पहले एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है, आज़ादपुर मंडी दिल्ली के अंदर, उसका एक डिटेल्ड सर्वे किया गया था। इस अध्ययन के तहत सबसे बड़ी दरों पर बेचे जा रहे उत्पाद तथा अवधि जैसी प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल यूएसएआईडी से रिलेटेड है। यूएसएआईडी ने भारत की पहल परियोजना के लिए $3 मिलियन प्रदान किए। इससे पहले $5.9 मिलियन जो है वो दे चुका है। $3 मिलियन और प्रोवाइड करा दिए कोविड कोरोना से जो इफेक्ट आया उसको देखते हुए। इसके लिए पहल एक परियोजना है, पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। अमेरिका की जो यूएसएआईडी है और नई दिल्ली स्थित कंपनी आईपीई ग्लोबल के बीच में एक ये सहयोगी परियोजना है। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए और $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा और उसने $5.9 बिलियन जो है प्रदान अभी ऑलरेडी कर दिए हैं। अब इस धन का उपयोग कहाँ का होगा? जनता को जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश को प्रसारित करने के लिए, ताकि उन्हें समझाया जा सके कि भाई कोरोना से कैसे बचाया जा सकता है। प्रभावितों की देखभाल करने के लिए, जो इन्फेक्टेड है या फिर जो अफेक्टेड है उनको केयर कैसे की जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए, उसके लिए निगरानी और मामलों की खोज करने के लिए, यानी जो कोरोना से इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी खोज करने के लिए या फिर उसकी निगरानी करने के लिए। यूएसएआईडी निजी क्षेत्र से संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय सुविधा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी मदद करेगा। इससे 20,000 से अधिक स्वास्थ्य फैसिलिटीज लाभान्वित होंगी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नामांकित हैं। यूएसएआईडी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसका जो है $27 बिलियन से अधिक का बजट है और यह विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय सहायता एजेंसियों में से एक है। ये क्या करती है? ये गरीबी राहत, आपदा राहत, तकनीकी सहयोग और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पैसा देती है। पहल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहल योजना यूएसएआईडी और आईपी की एक संयुक्त पहल है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना है। मुख्य उद्देश्य है 2020 तक भारत में 10 मिलियन गरीबों की सहायता करना। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, जो महाराष्ट्र विधान परिषद में द्विवार्षिक चुनाव को लेकर है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने कह दिया है। 1 मई 2020 को भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव करवाएगा। 24 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र विधान परिषद में 9 सीटें खाली हो गई थी। तो भारतीय चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इसके तहत चुनाव कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। अभी आर्टिकल 324 है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को निर्देश प्रदान करता है। संसदीय और राज्य विधानमंडल चुनाव कराने की ये शक्ति देता है। चुनाव आयोग के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त शामिल होते हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 324। इसके साथ साथ जो विधान परिषद है, ये क्या होता है? ये एक राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन होता है और इसकी स्थापना किस आर्टिकल के अंडर में की गई होती है? 169 आर्टिकल के अंदर इनकी स्थापना की गई है। जो विधान परिषद का सदस्य होता है, जो उसका विधायक होता है, वो 6 वर्षों तक कार्य करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली का करता है कब तक? 5 वर्षों तक। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का करता है कब तक? 6 वर्षों तक। इसलिए राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हर 2 साल में समाप्त होता है। तो हर 2 साल के अंदर इसका 1/3 जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उनके लिए दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ती है। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद वर्तमान में 28 राज्यों में से 6 में राज्य विधान परिषद हैं, बने हुए हैं, यानी अपर सदन है। अनुच्छेद 169, आर्टिकल 169 की बात कर लेते हैं। इस अनुच्छेद से राज्य में विधायी परिषदों को समाप्त करने या बनाने की शक्ति प्रदान की गई, यानी परिषदों को बनाया भी जा सकता है इस आर्टिकल के तहत और इस आर्टिकल के तहत उन्हें खत्म भी किया जा सकता है। तो ये थे आज 3 मई 2020 के करंट अफेयर्स। मिलते हैं आपसे कल फिर से 4 मई 2020 को नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी रात को आज 10 बजे। धन्यवाद।